जय हिंद। आज हम देखेंगे क्लास 10th मैथ यानी गणित के सभी फॉर्मूला को एक ही वीडियो में। आपको बता दें इसमें परिभाषा, सूत्र और कॉन्सेप्ट भी बताया गया है ना। आपको वीडियो अच्छा लगे है ना तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए इसे हम शुरू करते हैं 1 से लेकर 15 तक का मैथ के सभी फॉर्मूला को। पहला चैप्टर होता है वास्तविक संख्या। पहले हम जानते हैं कि वास्तविक संख्या क्या है। देखिए, वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसे 8 से सूचित किया जाता है, जैसे 5√2, 3 माइनस रूट 3, 6 अपॉन में √2, 2 अपॉन 5, 7 बट्टा में 12 डॉट डॉट। इस तरह से जब क्या देखें, इसमें हम दो परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का संग्रह। अब देखते हैं परिमेय संख्या क्या होता है। इसका आपको जरूरत पड़ेगा, चाहे आप एग्जाम दे रहे हो है ना, बोर्ड एग्जाम का नजदीक हो या आने वाला हो, फिर भी परिमेय संख्या क्या होता है। वो सभी संख्या जो अंश बट्टा हर अर्थात p बट्टा q के रूप में व्यक्त किए जा सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1, 22/7, 4, -5, -1/2, 4/9, माइनस रूट 25 हो प्लस रूट 25 हो है ना, 0 से कितना मान होता है, 5 होता है ना, इसलिए 0, 3 डॉट डॉट। ठीक है, अब थोड़ा देखते हैं, आगे बढ़ाते हैं इसको। देखिए तीसरा अपरिमेय संख्या क्या होता है। वैसी संख्या जिसे अंश बट्टा हर अर्थात p बट्टा q के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकते हैं उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √2, √5 जैसे, और कॉमा क्या है, पाई। पाई का मान 22/7 है तो परिमेय हो जाएगा, नहीं रहा तो अपरिमेय रहेगा, यानी पाई रहेगा तो अपरिमेय होगा। 0.01, 001, 0001 डॉट डॉट। नोट, देखिए नोट में कुछ बात पॉइंट अहम है इसका, वो बता देते हैं आपको, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव के रूप में या सब्जेक्टिव रूप में ये भी आप पूछे जाते हैं कभी कभी, ये नॉलेज के लिए देख लीजिए आप। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का योग हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। देखिए अगला, कि एक से अधिक संख्याओं का लघुत्तम यानी एचसीएफ परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या हो सकता है। दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय या अपरिमेय संख्या हो सकता है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक परिमेय संख्या होता है। अगला, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होता है। ठीक है, इसका स्पेशल वीडियो आपको इससे पहले हम आपको प्रोवाइड कर चुके थे, क्लास 10th का पूरा मैथ का फॉर्मूला, जिसको करीब करीब 1 मिलियन व्यूज है जिसका, है ना। और ये आपका नेक्स्ट वीडियो है। ठीक है, चलिए देखिए अगला चौथा। देखिए यूक्लिड विभाजन परिमेय क्या होता है ना। जब बताइए क्लास 10 का सवाल तो ये आपको पहले सर्वप्रथम आएगा, यूक्लिड विभाजन परिमेय का। देखिए सर्वप्रथम यूक्लिड ने ही बताया था कि भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष को ही यूक्लिड विभाजन परिमेय कहते हैं। अर्थात इसे a बराबर bq प्लस r भी लिखा जाता है, जहां 0 बराबर होता है r के, है ना, और r नॉट इक्वल टू b, r बराबर नहीं होता है b के। ठीक है, r जो r और b में क्या होता है, b बड़ा होता है r से। ठीक है, यूक्लिड विभाजन में भाजक ही एचसीएफ होता है। जैसे देखिए बीच वाला जो होता है ना, बीच वाला जब लिखता है ना, जैसे मान के चलिए है, जैसे कहीं पे आपको सवाल दिया हुआ है 12,099 और 373 में एचसीएफ लगाना है आपको, तो 12,099 आया, वो होगा भाज्य, और जिससे लगाइएगा वो भाजक, और जितना दीजिएगा तो भागफल, और जो बच जाएगा वो हो जाएगा शेष। क्लियर यहाँ तक। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। पर देखिए पहली संख्या, इसी का एक फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। जब आपको दो अंकों का सवाल दिया रहेगा ना, दो का संख्या गुणनफल इतना है, एचसीएफ और एलसीएम इतना है, तो पहली संख्या या दूसरी संख्या निकालिए, जो दिया रहेगा तो ये वाला सवाल लगेगा फॉर्मूला आपको। ठीक है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुने एलसीएम। इसी प्रकार जैसे होता है दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए क्या होता है, एचसीएफ ए गुने बी गुने एलसीएम ए गुने बी, है ना, ए कॉमा बी जो होता है, और बराबर ए गुने बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए दशमलव प्रसार क्या होता है वो समझते हैं अब, क्योंकि आप जब सवाल आगे बढ़ाइएगा बनाइएगा तो आपको ये मिलेगा, आपको दशमलव प्रसार। परिमेय संख्याओं में हर से अंश में भाग देकर दशमलव युक्त संख्या प्राप्त करना दशमलव प्रसार कहलाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला शांत दशमलव प्रसार और दूसरा क्या होता है, अशांत दशमलव प्रसार। शांत दशमलव प्रसार क्या होता है वो जान लीजिए, जब हर से अंश में भाग देने पर पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे शांत दशमलव प्रसार कहते हैं। दूसरा अशांत दशमलव प्रसार, जब हर से अंश में भाग देने पर पूर्णतः विभाजित नहीं हो तो उसे अशांत दशमलव प्रसार कहते हैं। अशांत दशमलव प्रसार जो होता है ये भी दो प्रकार के होते हैं, एक अनवसानी आवृत्ति दशमलव प्रसार, दूसरा अनवसानी अनावृत्ति दशमलव प्रसार। इसमें देखिएगा अनवसानी आवृत्ति अनावृत्ति ये दोनों डिफॉल्ट है, बाकी बात ये दोनों थोड़ा सा अंतर है, इसमें कुछ अंतर नहीं है। ठीक है, देख लीजिए क्या है, यानी अनवसानी
आवर्ती दशमलव प्रसार। देखिए ऐसा अशांत दशमलव प्रसार जिसमें हर से अंश में भाग देने पर पूर्णतः विभाजित नहीं हो लेकिन कुछ खास संख्याओं का पुनरावृत्ति हो उसे अनवसानी आवृत्ति दशमलव प्रसार कहते हैं। ठीक है, आवृत्ति दशमलव प्रसार कहते हैं। अनवसानी अनावृत्ति दशमलव प्रसार देख लीजिए, ऐसा अशांत दशमलव प्रसार जिसमें हर से अंश में भाग देने पर पूर्णतः विभाजित नहीं हो और अंकों का पुनरावृत्ति नहीं हो उसे अनवसानी अनावृत्ति दशमलव प्रसार कहते हैं। ठीक है जी, जब ये सवाल बनाओगे तो आपको पता चलते रहेगा। जब एक लेसन अगर बनाए हो तो बेटर तरीके से समझ रहे होंगे, नहीं बनाए हो तो जरूर समझ जाओगे जब सवाल बनाना आप स्टार्ट करोगे। ठीक है जी, चलिए 7वां देख लो, ये पॉइंट क्या कहता है। ठीक है, देखिए बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया, जब आपको सवाल दे देगा कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा, है ना, शांति अशांत दशमलव प्रसार बताइए, तो उसमें क्या करोगे, क्या खोजना है आपको। देखिए ऊपर वाला जो होता है, ऊपर जैसे लिखा रहता है 4/6, तो ऊपर वाला 4 जो है अंश होता है, 6 क्या होता है, हर होता है। तो जब हर को जब बांटेंगे यानी इसका एलसीएम करेंगे तो 6 का क्या होगा, 2 गुने 3 द्वितीय 6। अब 6 में गौर कीजिएगा, 6 में 2 और 3 भी आ गया, है ना, तो ये क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। समझाते हैं इस बात को। दशमलव प्रसार शांत के लिए हर में 2,5 या दोनों गुणनखंड रूप में खोजिए, अन्यथा अशांत होगा, है ना। उसमें 3 आ गया था, क्या हो गया था, अशांत हो गया था। ठीक है, उसी प्रकार ट्रिक क्या है, बच्चा मांगे दुटकिया या पंटकिया, या तो दुटकिया हो या पंटकिया हो या दुन्नू हो। नोट, सभी धनात्मक पूर्णांक सम संख्या यानी 2q के रूप का होता है ना, q के लिए, पूर्णांक q के लिए, और सभी धनात्मक विषम संख्या 2q + 1 के रूप का होता है। ठीक है, ये आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में भी काम दे देगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2। देखिए बहुपद, आप पहले जानते हैं कि बहुपद क्या होता है। बहुपद चर और अचर संख्याओं से बने ऐसा बीजीय व्यंजक जिसका घात हमेशा धनात्मक हो, उसे यानी px, है ना, उसे क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब देखिए चर क्या होता है, जैसे x y सब होता है ना, ये चर हो गया। अचर क्या होता है, 1 2 3 सब, ये सब क्या है, अचर है। ठीक है, जैसे 2x² + 4x + 6, 3x² - 9 5x + 8 etc एक्सेट्रा। ठीक है, ये सब क्या है, आदि, ये आपको बहुपद सब है ना। चलिए अब बहुपद देखिए, बहुपद को भी बांटा गया है, कैसे समझते हैं। पहले पद के अनुसार, बहुपद के पद के अनुसार बांटा गया, जैसे एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। एक पदी जिसमें सिर्फ एगो पद हो, जैसे देखिए 3x, इसमें क्या है, एगो पद है। 5x², इसमें क्या है, एगो पद है। ये घात है, ये मत देखिए, ये देखिए एक पद है। ठीक है, 90q, इसमें भी क्या है, क्या है, कितना पद है, एक पद है। 10x⁴ आदि, इसमें भी एक पद है। द्विपदी जिसमें 2 पद हो, जैसे 3x² + 6, ये क्या है, इसमें 2 पद है। 5x³ + 8x², इसमें भी 2 पद है। 10x⁴ + 9x³ आदि, इसमें भी 2 पद है। त्रिपदी जिसमें 3 पद हो, जैसे 3x² + 9x + 6, 4x³ + 6x² + 9 आदि, इसमें 3 पद है। ठीक है, चलिए अगर देखते हैं घात के अनुसार बहुपद के घात, बहुपद के प्रकार यानी घात के, बहुपद का घात क्या होता है। बहुपद px पर x का अधिकतम घात कोई बहुपद कहलाता है, यानी x पर जो घात हो, x पर जो लिखा रहता है ना पावर, ओकरे कहते हैं घात। जिसमें रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, 3 बहुपद होता है, जिसको एक पदी बहुपद भी कहते हैं, जिसको, है ना, सॉरी एक घाती, है ना, एक पदी ने एक घाती बहुपद, जिसका x का अधिकतम घात 1 हो, उसे क्या कहते हैं, है ना, रैखिक कहते हैं। जैसे 3x, इसका कुछ नहीं, पावर तो कितना है, 1 है, इसका कुछ नहीं, क्या है, 1 है। तो 3x, 9x + 8 आदि। द्विघात बहुपद जिसमें x का अधिकतम घात 2 हो, है ना। हमको इस चैप्टर किस में पढ़ना है ज्यादा, द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ना है, त्रिघात बहुपद थोड़ा बहुत है। ठीक है जी, जैसे 3x², 8x² + 9, 9x² कितना है, +9x + 18 आदि। त्रिघात बहुपद देख लीजिए, जिसमें इसमें x का अधिकतम घात 3 हो, जिसमें x का अधिकतम घात कितने हो, 3 हो, जैसे 5x³, है ना, इजे है, यही इसका घात है, क्या है, घात है। 3x² + 9x + 8, है ना, इस तरीके से पढ़ दिया हुआ आदि। चलिए अब देखते हैं अगला फॉर्मूला, किसी बहुपद के शून्याकों एवं गुणांकों का संबंध क्या क्या हो सकता है। अगर बहुपद ax² + bx + c है, साथ ही इसके शून्यक अल्फा एवं बीटा है, तो क्या होगा, कंडीशन क्या रहेगा। शून्यकों का योग यानी अल्फा + बीटा, देखिए नहीं पढ़े हुए हैं तो यह पढ़ सकते हैं, अल्फा बीटा इसको गामा बोलते हैं। तो शून्यकों का योग फल बराबर क्या होता है, अल्फा + बीटा, या तो लिख दीजिए या बराबर कर दीजिए -b/a। शून्य का योगफल जो होता है अल्फा + बीटा बराबर -b/a। शून्यकों का गुणनफल अल्फा × बीटा बराबर c/a, है ना। इसको शून्य यहाँ पर कहिएगा, मूल मत कहिएगा, उसमें द्विघात बहुपद में, है ना, चैप्टर नंबर 4 में देखिएगा वो आप। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है।
5वां, यदि बहुपद निकालना हो और सुनो को योगफल में गुणनफल या अल्फा एवं बीटा दिया हो तो बहुपद यानी द्विघात बहुपद जो निकालना हो तो बहुपद सूत्र जो होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होगा। इसको अल्फा पढ़ते हैं, इसको बीटा पढ़ते हैं, इसको गामा पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं इसी का त्रिघात। देखिए त्रिघाती बहुपद के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर क्या होता है, माइनस बी बट्टा ए अल्फा बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर क्या होता है, सी बट्टा ए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर क्या होता है, माइनस डी बट्टा ए। अगर त्रिघात बहुपद निकालना हो तो एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, छोटे क्वेश्चन बंद है, एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। ठीक है, अगर देखिए विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है से, अगर पी एक्स बराबर जी एक्स गुने क्यू एक्स प्लस आर एक्स है ना, ये किसी तरह रहता है, आपको याद है वो जो ए बराबर बी क्यू प्लस आर किए थे, सेम इक्वल ऐसे ही रहता है, इक्वल विभाजन की तरह रहता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं, स्टार्ट करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो जान लेते हैं कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या होता है। दो चर वाले रैखिक समीकरण वैसा समीकरण जिसमें ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 यानी ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप का व्यक्त किया जा सकता है, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं, समीकरण युग्म कहते हैं, है ना, उसे क्या कहते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। जैसे x प्लस 2 बराबर 8। ठीक है, आलेख, आलेख मतलब होता है ग्राफ, क्या होता है, ग्राफ। रैखिक समीकरणों को अचर मान से लेकर संख्या रेखा पर की गई निरूपण ही आलेख कहलाता है, यानी ग्राफ कहलाता है। सभी दो चर वाले रैखिक समीकरण का सरल रेखा के निरूपित करती है, ये सभी दो चर वाले रैखिक समीकरण सरल रेखा के रूप में निरूपित करती है। ये देखिए, यदि दो सरल रेखाओं का समीकरण a1x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2 y प्लस c2 बराबर 0 है तो कंडीशन क्या सब रहेगा। अगर पहला में देख लीजिए, इसका तीनों कंडीशन होता है। ठीक है, पहला दिखाइए, आपको दिखाते हैं। ठीक है, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2 रहेगा, तो संगत संपाती अनेखल, इसे असलित भी बोला जाता है। यानी एकर जो ग्राफ होगा, ये तीनों इक्वल हो समीकरण निकालने में, आपको एकर जो ग्राफ होगा संपाती होगा, संपाती क्या होता है, एक ही लाइन पर होगा, यानी इसी पर होगा, ये एक ही लाइन पर ग्राफ आएगा। दूसरा देखिए, इसका कंडीशन नंबर 2, a1 बट्टा a2 नॉट इक्वल टू b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। जब काटिएगा, जैसे 1 बट्टा 2 1 बट्टा 3 आ गया, यहाँ पर ये नॉट इक्वल टू हो गया, इसमें 1 बट्टा 2 था, 1 बट्टा 2 1 बट्टा 2, ये तो इक्वल हो गया, तो ग्राफ संपाती आएगा। अगर नॉट इक्वल टू आया 1 बट्टा 2 1 बट्टा 3 आ गया, तो संगत प्रतिच्छेदी अद्वितीय हल और विरोधी होगा इसको। ठीक है, इसका ग्राफ जो होगा प्रतिच्छेदी होगा, यानी कहीं ना कहीं जाके कटेगा, यहीं पर काट दे या यहीं जाके कटे, कहीं ना कहीं कट करवे करेगा। ठीक है, काटेगा ही काटेगा। चलिए इसका 3 नंबर देख लेते हैं, इसका 2 तो हो गया, इसका तीसरा देख लेते हैं। ठीक है जी, देखिए तीसरा देखिए, a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 नॉट इक्वल टू c1 बट्टा c2। यानी क्या कह रहा है, अगर 1 बट्टा 2 बराबर 1 बट्टा 3, तो यहाँ पर बराबर तो नहीं ना हुआ, तो नॉट इक्वल टू हो गया, वहां वो कंडीशन क्या होगा, असंगत समांतर कोई हल नहीं अविरोधी। इसका ग्राफ जो होगा, सुन लीजिए, ग्राफ जो होगा इसका क्या ग्राफ होगा, समांतर होगा, यानी सरल रेखा, यानी सरल रेखा नहीं समांतर होगा, यानी रेल के पटरी के समान बराबर होगा, एकदम बराबर, जहाँ रेल की पटरी होता है ना इक्वल, उसी तरीके से होगा। ओके, चलिए अब आगे पढ़िएगा, ई में तनी से आगे बढ़िए, 3 समय तक प्रतिस्थापन विधि पढ़िएगा, 3 गो विधि होता है ना, कौन कौन होता है चलते हैं बताते हैं आपको। उससे पहले देखिए प्रतिस्थापन विधि का होता है। प्रतिस्थापन विधि, एक समीकरण का चर का मान दूसरे समीकरण में रखकर मान ज्ञात करना ही प्रतिस्थापन विधि कहलाता है, समझ गए। यानी x प्लस 2y बराबर 6 है और 2y बराबर आप निकाले हुए हैं, y बराबर, तो x प्लस 2 गुने y का मान जो है वो डाल दीजिए, उसी को कहते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं विलोपन विधि का होता है। विलोपन विधि देखिए, इस विधि को दोनों यानी समीकरण 1 और समीकरण 2 समीकरणों को किसी खास अंकों से गुना करके किसी एक चर का मान विलुप्त करके मान ज्ञात किया जाता है, उसे विलोपन विधि कहते हैं। ठीक है, इसमें वो विलुप्त मान कर दिया जाता है। ठीक है जी, अगला होता है बर्ज गुणनखंड विधि। इस विधि में क्रॉस गुना करके चर का मान ज्ञात किया जाता है, इसमें इसका सूत्र का प्रयोग होता है। इसमें किसका प्रयोग होता है, तो सूत्र का प्रयोग होता है। सूत्र क्या होता है, ये सूत्र नया आपको देखने को लगेगा और ये नया सूत्र है जी, जो बुक का सूत्र था उससे हट के हम दिए हैं इसको सूत्र को। ठीक है, चलिए x बराबर b2 c1 माइनस b1 c2 अपॉन में a1 यानी बट्टा में a1 b2 माइनस a2 b1, y बराबर c2 a1 है ना, गुना होगा, बीच में संबंध गुना का होता है, माइनस c1 a2 अपॉन में a1 b2 माइनस a2 b1। आपको बता दें एक बात और, इसमें इसको याद करने का bc माइनस bc और ab माइनस ab, 21 12 12 21, y बराबर फिर ca माइनस ca
फारे माइनस फारे मत कीजिएगा, सी ए माइनस सी ए अपॉन में ए बी माइनस ए बी, 21 12 12 21। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। इस समीकरण देखने से पहले थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि नाव और नदी धारा के बीच संबंध क्या होता है। नाव अगर एक ही दिशा में चल रहा है, जिस दिशा में हवा है वही दिशा में चलेगा तो का कंडीशन होगा, नहीं चलेगा तो का होगा, है ना। जही दिशा में हवा है, अगर इस दिशा में हवा बह रही इस दिशा में इधर की ओर, इधरे नाव जा रहा है तो ओकर स्पीड बढ़ेगा कि घटेगा। आप साइकिल से जा रहे हैं इधर यानी इस तरफ, और साइकिल इस तरफ जा रहे हैं और हवा भी इसी तरफ है, तो आपका स्पीड बढ़ेगा ना जी। तो जब नाव का धारा में इधर चलेगा, नदी का धारा भी चलेगा, तो उसको बोलते हैं अनुकूल में चाल। अगर इधर जा रहे हैं आप, हवा इधर से है, तो उसको बोलते हैं प्रतिकूल में चाल। तो नाव का धारा में अनुकूल में चाल बराबर होता है x प्लस वाई किलोमीटर प्रति आवर्स, और नाव के धारा के प्रतिकूल में जो चाल होता है x माइनस वाई किलोमीटर प्रति आवर्स होता है। चलिए अब 4 नंबर देखते हैं, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का फॉर्मूला स्टार्ट करने से पहले ये देख लेते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। द्विघात समीकरण वैसा समीकरण जिसका अधिकतम घात 2 हो उसे द्विघात समीकरण कहते हैं। इसमें इस समीकरण में मूलों की संख्या 2 होती है ना। यहाँ पर शून्य के नहीं, मूल बोलेंगे इसको, ठीक है। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 7y प्लस 10 बराबर 0, तो द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण है ना। और अगर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस घात बहुपद हो जाएगा वो, ठीक है जी। बहुपद में शून्यक तथा समीकरण में को मूल कहते हैं। बहुपद में शून्यक तथा समीकरण में मूल कहते हैं। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा आगे और विवेचर या विविक्तर यानी डी, इसी को कहते हैं। ये क्या होता है? द्विघात समीकरण में बी स्क्वायर माइनस 4ac के मान को विवेचर या विविक्तर कहते हैं। इसे डी से सूचित किया जाता है। जैसे इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी रूट अंडर दिया रहेगा डी, उसका मान निकालना रहेगा तो इसका फॉर्मूला आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। मूलों की प्रकृति क्या होता है? देखिए, अगर डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी डी बराबर 0 हो तो वास्तविक समान एक्स का मान एक रंग होगा। यानी जब डी निकालिएगा, जैसे माइनस 4x स्क्वायर फॉर्मूला बैठा के निकालिएगा, अगर x का मान 0 आ गया, डी का मान 0 आ गया, तो x का मान 1/2 अगर आया पहला का, डी होता है ना फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला, x माइनस बी प्लस रूट डी बटा में 2a, तब जब डी का मान आएगा तो अगर 1/2 आया पहला तो दूसरा आएगा 1/2, ठीक है, याद रखिएगा। अगर डी बढ़कर रहा 0 से तब वास्तविक असमान यानी x का मान अलग अलग होगा, ठीक है, समझ गए। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं डी अगर छुटका रहा 0 से, डी जो 0 जो बड़ा रहा डी से, तो इसका कोई मूल नहीं होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। बढ़का रहेगा 0 डी से तो इसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए द्विघात समीकरण को हल करने की विधि क्या होता है। देखिए द्विघात समीकरण को हल करने का 3 गो विधि है, ठीक है। कौन कौन है समझाते हैं। पहले देखिए गुणनखंड विधि, दूसरा है द्विघात सूत्र या श्रीधाराचार्य सूत्र, और तीसरा पूर्ण वर्ग विधि बनाने का विधि, पूर्ण वर्ग विधि से। देखिए गुणनखंड विधि क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया रहता है, तो आप उसे ट्रिक की सहायता से ए गुणे सी यानी बीच वाला को तोड़ के एक को उठाओ 80 से सटाओ, दोनों को मिलाकर एक बार हिला दो, है ना। इस ट्रिक से आप बनाते हैं इसको, ठीक है। एक को उठाओ 80 से सटाओ, इस बीच वाला को फोल्ड करते हैं और दोनों भाग में बांट लेते हैं, उसके बाद कॉमन लेते हैं आप, वो ट्रिक है पहला। उस विधि से आप गुणनखंड विधि वही उसको कहते हैं द्विघात सूत्र, यानी x बराबर माइनस बी प्लस में रूट डी बटा में 2 है ना। इसका दूगो सूत्र होता है प्लस माइनस रूट डी, जब भी रूट रहता है तो क्या होता है प्लस माइनस दोनों में, तो एक्स बराबर माइनस बी प्लस रूट डी बटा में 2 है, एक्स बराबर माइनस बी माइनस रूट डी बटा में 2 है, ये होता है। एक्स प्लस बी एक्स बराबर जो दिया रहेगा समीकरण दिया रहेगा तब, ठीक है, जहां डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखना होता है, जो डी का मान है वहां पर ये बैठाना होता है, ठीक है। तीसरा होता है पूर्ण वर्ग विधि, यानी ए प्लस बी के होल स्क्वायर या ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर आप इसे सेट करते हैं, ठीक है। चलिए इसमें कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूला के इंपोर्टेंट सूत्र देख लीजिए। पहला, दूरी बराबर चाल गुने समय होता है, समय बराबर दूरी बटा में चाल होता है, यानी दूरी अपन चाल होगा। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, एल गुने बी, है ना। ये देखिए दिखती है यहाँ पर समकोण त्रिभुज में पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर रहेगा, है ना, निकालना रहेगा। जब आपको समकोण त्रिभुज दिया रहेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दो तरीका से लिखता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab या ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। और इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है जी। चलिए चैप्टर नंबर 5 का फॉर्मूला में स्टार्ट करते हैं। समांतर श्रेणी क्या होता है, देखिए चैप्टर नंबर 5 में स्टार्ट करें समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी पहले बता देते हैं आपको समांतर श्रेणी होता क्या है। देखिए समांतर श्रेणी यानी एपी एक श्रृंखला होता दिया रहता है, जैसे है ना समांतर श्रेणी, जैसे ए प्लस
ए प्लस डी प्लस ए प्लस टू डी प्लस ए प्लस एन माइनस वन इक्वल टू डी, जहाँ पर ए प्रथम पद होता है यानी पहला पद और डी का होता है सार्वंत्र होता है ना। तो आपको जब एपी कोण एपी में है या नहीं है, तो इसको भी एगो शर्त है पहचानने का, एगो नियम है पहचानने का, वो आपको बता देते हैं पहले हम। आप कैसे बुझाइएगा एपी में है चाहे नहीं है ना। बनाए सवाल को बनाए तो ठीक है, नहीं बनाए तो भी आप गेस करके बता सकते हैं इसको। कैसे, देखिए समांतर से नहीं होने का शर्त क्या होगा, सार्व अंतर यानी डी असमान हो। कभी भी अगर डी असमान आ गया, जैसे इसका डी एक निकाले 2 आ गया, दूसरा 4 आ गया, दूसरा 6 आ गया, यानी डी तो असमान हो गया, तो उस सर्वांतर में नहीं होगा, यानी उसका एपी में वो नहीं होगा। दूसरा सार्व अंतर गुणनफल के रूप में हो, दूसरा क्या होगा, सार्व अंतर गुणनफल के रूप में हो ना, तो ये क्या होगा, डी अगर गुणनफल के रूप में हो तो भी एपी में नहीं होगा। तीसरा सार्व अंतर परमेय और परमेय संख्या के रूप में हो तो भी क्या होगा, फिर भी क्या होगा जी, तो एपी में नहीं होगा। जहां पर आपको बता ही दिए कि डी सार्वंतर होता है, प्रथम पद यानी पहला पद होता है। चलिए समझते हैं दोस्तों कैसे निकालते हैं। ए रहे दोनों एक ही होता है, ठीक है। ए यानी पहला पद, ए टू यानी दूसरा पद, ए टू यानी दूसरा पद, ए थ्री यानी तीसरा पद, ए फोर यानी चौथा पद। अगर ए वन निकालना है तो ए हो गया, ए टू निकालना है तो ए वन प्लस डी लगा दीजिए, ए थ्री निकालना है तो ए टू प्लस डी का मान जो दिया वो लगा दीजिए, ए फोर तो ए थ्री प्लस डी, ए फाइव तो ए प्लस फोर डी, ए फोर प्लस डी, है ना। अगर सार्व अंतर निकालना है, चेक करना है एपी में है कि नहीं, चेक कर लीजिएगा आप। तो जनरली 3 निकालिएगा तो पता चल जाएगा आपको। डी बराबर ए टू माइनस ए वन यानी पिछला पद माइनस अगला पद, डी टू बराबर ए थ्री माइनस ए टू, है ना, ए थ्री माइनस ए टू यानी सीरियल नंबर जो दिया रहेगा तो अगला में से पिछला, है ना, पिछला में से अगला, पिछला में से अगला, पिछला में से अगला, ऐसे करते जाइएगा, ठीक है जी। डी थ्री बराबर ए फोर माइनस, सॉरी डी फोर होगा ना, नहीं नहीं ए फोर होगा, ए फोर माइनस ए थ्री, और डी फोर बराबर ए फाइव माइनस ए फोर, डी फाइव बराबर ए सिक्स माइनस ए फाइव, इस तरह से निकाल लीजिएगा, ठीक है जी। चल देखिए तीसरा, एनवा पद या अंतिम पद दिया रहे, है ना, यानी एनवा पद या अंतिम पद दिया रहे तो उसी को बोलते हैं एन, ठीक है। इसको निकालने का आप कैसे निकालिएगा, ए एन टी एन या एल, ये तीनों एक ही होते हैं। इसका फॉर्मूला होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इक्वल टू डी। एगो में लगेगा आपको, एक सवाल में ये लगेगा ए एन बराबर एस एन माइनस वन, ठीक है जी। अगर आपको पदों का योग दिया रहे, एन के पदों का योग दिया रहे, तो एस एन बराबर हो जाएगा एन बट्टा टू ए प्लस एन माइनस वन इक्वल टू डी। या इसको ये भी लिख सकते हैं एस एन बराबर एन बट्टा टू ए प्लस, यहाँ पर देखिए तो दो ए एगो ए इसमें से निकल गया तो बचा ए एन माइनस वन डी। तो इसके जब हम लिख सकते हैं ये वाला फॉर्मूला प्रोजेक्ट ये ए एन या एन बटा टू प्लस एल कर दीजिए, या एन बटा टू ए प्लस टी एन कर दीजिए। क्लियर है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइएगा। चलिए भाई साहब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 6 यानी त्रिभुज, है ना, क्लास 10th मैथ का। देखिए त्रिभुज क्या है, इसमें आपको मिलेगा आपको पाठ्य पुस्तक में, है ना, मैथ में आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 6 यानी त्रिभुज। त्रिभुज देखिए त्रिभुज किसे कहते हैं वो पहले समझ लेते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना है ना, दो शब्दों से मिलकर बना है। त्रि प्लस भुज, जिसमें त्रि का अर्थ होता है 3 और भुज का अर्थ होता है भुजा, है ना। इसमें 3 भुजा, 3 शीर्ष और 3 कोण होता है त्रिभुज में, ठीक है। ये जो होता है ये ऐसे खींचा जाता है त्रिभुज, है ना। इसका सिंबल नहीं बना हुआ है, बना दें। अरे भाई ऐसे जाता है ना त्रिभुज, है ना, ठीक है, समझ आ गया आपको। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसी त्रिभुज के बाद आपको देखने को मिलेगा दूसरा स्वर्गन सम। इसका सिंबल होता है ये, एक आकृति दूसरी आकृति को पूरी तरह से ढक दे, उसे स्वर्गन सम कहते हैं। यानी एगो छोटका त्रिभुज बड़का त्रिभुज क्या किया, एक आकृति दूसरा को पूरा तरीके से क्या किया, ढक दिया, ओकरे क्या कहते हैं, स्वर्गांसम कहते हैं। एगो 5 गो नियम होता है एकर, स्वर्गांसम के 5 नियम होते हैं, एस एस एस, एस ए, है ना, एस ए एस और आर एच एस। अगला होता है समरूप। देखिए समरूप का होता है ना, यहाँ पर एस का मतलब साइड होगा यानी भुजा, ए का मतलब एंगल यानी कोण, ठीक है जी। राइट हैंड साइड बोलते हैं, दायां पक्ष। समरूप, समरूप का सिंबल ये होता है, ठीक है, जब एक आकृति दूसरी आकृति से देखने में समान लगता हो, यानी एगो त्रिभुज छोटका हो बड़का इससे मतलब नहीं है हमको, लेकिन क्या हो, इक्वल हो, समान लगता हो, उसे क्या कहते हैं, समरूप कहते हैं, ठीक है। क्या गो नियम है, 3 गो नियम होता है, कौन कौन समझते हैं। एगो होता है एस, दूसरा एस ए एस और तीसरा ए एस के नियम से, ठीक है जी, जहां पर ए कोण एस भुजा होता है। अगला होता है माध्यिका, त्रिभुज होता है, त्रिभुज के बीच में जो खींचा जाता है उसको माध्यिका बोलते हैं। त्रिभुज के 2 भागों में बांटता है माध्यिका, ठीक है। त्रिभुज की अधिकतम 3 माध्यिकाएं हो सकती है, 3 से ज्यादा नहीं हो सकती है, ठीक है। समबाहु त्रिभुज में माध्यिका को लंब भी होता है, माध्यिका को लंब भी कहा जाता है, ठीक है जी, लंब भी होता है। ये जो बात है आपको, ये बात आपके एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं, और इससे भी आपको ट्रेनिंग एग्जाम दिए तो उसमें भी पूछ दिया था,
है ना। बहुभुज समरूप होने का शर्त क्या होता है? पहला, संगत कोण बराबर हो, दूसरा संगत भुजाएं समानुपाती हो, ठीक है। संगत कोण बराबर हो, दूसरा संगत भुजाएं समानुपाती हो, ठीक है जी। चलिए छठा देखते हैं अगला। आधार नहीं, लंब बट्टा लंब बराबर आधार बट्टा आधार बराबर कर्ण बट्टा कर्ण, है ना। ये आपको मिलेगा आपको, ठीक है। किसमें? ये आप देखिएगा जब प्रूफ कीजिएगा क्वेश्चन सब, तो लंब बट्टा लंब बराबर आधार बट्टा आधार आपको देखने को मिलेगा सवालों में, ठीक है। अगला जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो भी क्वेश्चन थोड़ा सा ऐड कर दिए हैं ताकि आप समझ सके बातों को कि थेल्स प्रमेय किसे कहते हैं। तो थेल्स प्रमेय आपको ढूंढना पड़ता था, इसे थेल्स प्रमेय कहते हैं, आपको याद रहता है या नहीं रहता है, लेकिन इसमें हम लिख दिए तो आपको नॉलेज रहेगा इस बात का, ठीक है जी। थेल्स प्रमेय देखिए क्या होता है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक सरल रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है, ठीक है जी। थेल्स विलोम क्या होता है? देखिए, यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वह तीसरी भुजा के समांतर होती है, इसे क्या कहते हैं? थेल्स विलोम कहते हैं। चलिए दूसरा देखिए, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, उसे क्या कहते हैं? पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं, ठीक है जी। पाइथागोरस विलोम प्रमेय किसे कहते हैं वो देखिए। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का समुख कोण समकोण होता है। समुख मतलब सामने वाला कोण क्या होता है? समकोण होता है, ठीक है जी। अब चलिए चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति का किसे कहते हैं वो पहले समझ लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे इसका सूत्र। ये इंपोर्टेंट होते हैं, ये इंपोर्टेंट चैप्टर, यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव अच्छे खासे आते हैं, ठीक है जी। निर्देशांक ज्यामिति देखिए, बिंदुओं का की सहायता से दो स्थानों के बीच की दूरी एवं ज्यामितीय आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है, ठीक है जी। मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, याद रखिएगा, है ना। चार भागों में बांटना और प्रत्येक भाग का चतुर्थांश कहलाना। ये जो चार भाग बांटे इसको क्या कहते हैं? चतुर्थांश कहते हैं। मूल बिंदु यहाँ होता है 0,0, ये प्लस प्लस में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड और फोर्थ होता है, ठीक है। पर चतुर्थांश चारों चतुर्थांश का भाग होता है, समझाती थे आपको। ये एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश, इधर प्लस प्लस होता है, इधर माइनस प्लस होता है, माइनस माइनस होता है, प्लस माइनस होता है। जैसे कहीं पर लिखा है 4,-3, तो कौन क्वाड्रेंट में? पहला प्लस है ना, दूसरा माइनस ना, तो 4,-3 यानी चौथा क्वाड्रेंट में है। 4 प्लस में था और माइनस में 3 था, तो चौथा चतुर्थांश में हुआ, ठीक है जी, है ना, चतुर्थ में है, ठीक है जी, समझ में आ गया। चलिए थोड़ा सा आगे और हम लोग बढ़ते हैं। y अक्ष से दूरी x निर्देशांक या भुज कहलाता है। y अक्ष से दूरी क्या कहलाता है? x निर्देशांक या भुज कहलाता है। और x अक्ष से दूरी y निर्देशांक या कोटि कहलाता है। याद रखिएगा इस बात को, ये ऑब्जेक्टिव में आपको आ जाएंगे 1 नंबर में, ठीक है। y अक्ष से दूरी x निर्देशांक या भुज कहलाता है, x अक्ष से दूरी y निर्देशांक या कोटि कहलाता है, ठीक है। ट्रिक क्या है इसको याद करने का? पास रहोगे तो भुजा खिलाएंगे, यानी जो पहला फॉर्मेट होता है x, y के रूप में होता है, तो पास रहोगे तो भुजा खिलाएंगे, दूर रहोगे तो कूट देंगे, और दूर रहोगे तो कूट देंगे, ठीक है। चलिए दूसरा देखते हैं, दूरी सूत्र क्या होता है। दूरी सूत्र क्या होता है? रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जैसे दिया हुआ ए बी है ना, तो ए बी की दूरी निकाल दिए हम, इस तरह से निकलेगा, ठीक है जी। ए बी की दूरी क्या होगा? रूट अंडर, फॉर्मूला बता ही दिया आपको, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है जी। चलिए तीसरा देखते हैं इसी का। तीसरा देखिए, अर्थविभाजन सूत्र या खंड विभाजन सूत्र भी कहते हैं इसे, है ना। ये फॉर्मूला का वीडियो हम बता दिए आपको, एक बार डाल चुके हैं, क्लास 10 का 101 फॉर्मूला है इसमें, वो भी आप देख सकते हैं। और इसको एक बेसिक लेवल से इसको भी बताया गया है, ठीक है जी। अर्थविभाजन सूत्र देख लीजिए, खंड सूत्र देख लीजिए। बिंदु सी के लिए निकालना है सी, एक्स और वाई हमको निकालना पड़ेगा यहाँ पर, क्योंकि बी से एम और एन में बांटा गया है, ठीक है जी। तो एम एन और एन का मान, ये मान आपको दिया रहेगा वहाँ। तो बिंदु सी के लिए देखिए, एक्स बराबर एम एक्स टू प्लस एन एक्स वन बटा में एम प्लस एन, वाई बराबर एम वाई टू प्लस एन वाई वन बटा में एम प्लस एन, ठीक है जी। जिसमें से हई में से हई के जोड़ दीजिए और हई के हई से जोड़ दीजिए, ठीक है। घटाना है जोड़ना है। अब देखिए बाह्य विभाजन सूत्र क्या होता है। बिंदु सी के निर्देशांक निकालना, एक्स को वाई निकालना है हमको, तो एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन बटा में एम प्लस एन, एम माइनस एन होगा ना जी, क्या होता है? आई थिंक एम माइनस एन हो जाएगा, है ना, एम माइनस एन हो जाएगा आई थिंक, ठीक है जी। चलिए y बराबर एम वाई टू माइनस एन वाई एम माइनस हो जाएगा जी, ठीक है, दोनों जगह माइनस कर दीजिएगा, ठीक। एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन में एम माइनस एन, ठीक है जी। चलिए अब देखते हैं मध्य बिंदु निर्देशांक। देखिए
जब आपको मध्य बिंदु निकालना हो तो बिंदु आर के लिए क्या होता है, अगर आर निकालना तो एक्स वाई चाहिए हमको भाई, तो क्या करना है, बिंदु आर के लिए एक्स बराबर x1 प्लस x2 बटा में 2, वाई बराबर y1 प्लस y2 बटा में 2, कितना ये भी लिखते हैं x प्लस, कितना ये भी लिख देते हैं x प्लस x2 बटा में 2 कॉमा y1 प्लस y2 बटा में 2, ये भी लिखते हैं, चलेगा, ठीक है जी। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए ए बी और सी, x1 y1 x2 y2 x3 y3, ये तीनों दिया रहेगा आपको, ठीक है जी, सिर्फ इसके दिए रहेंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, सुनिए, देखिए त्रिभुज क्षेत्रफल क्या हो जाएंगे, 1/2 x y माइनस वाई, जैसे ये ट्रिक रहेगा, जैसे आपको पहले पढ़कर सुना देते हैं वैसे क्या होगा, त्रिभुज क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y माइनस y2, ठीक है। इसको याद करने का ट्रिक आपको बताते हैं, दो ट्रिक हमको बताएंगे याद करने का इसका, ठीक है। पहले तो एक्स वाई माइनस वाई के फॉर्म में लिख दीजिए, तीनों बार लिखना है इसको, एक्स वाई माइनस वाई प्लस फिर बीच में दीजिए एक्स वाई माइनस वाई, फिर दीजिए एक्स वाई माइनस वाई, तीन बार लिख दिए। उस पर मोबाइल नंबर की तरह बैठा दीजिए 1 2 3 2 3 1 3 1 2, यानी 123 231 312, 123 231 312 आपको हो गए, 10 होता है वो जीरो, फेंक दीजिए जीरो को उधर बैठा देना। ट्रिक नंबर 2 देख लो, अगर कोई मान लो 1 है 2 है 3 है, तो पहले 1 से स्टार्ट करो, 1 2 3, फिर 1 से स्टार्ट कर दिया, अब 2 से स्टार्ट करो, 2 3 1, अब 2 से भी स्टार्ट कर, 3 से कर लो, 3 1 2, पहले 1 से 1 2 3, जब 2 से तो 2 2 3 1, और तब 3 से 3 1 2, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिए आपने त्रिभुज क्षेत्रफल देख लिया, ट्रिक भी बता दिए हम। अब देखिए त्रिभुज के केंद्र का क्या होता है, x बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा में 3, यहाँ पर 2 था उसको 3 किए हैं, y बराबर y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा में 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए मूल बिंदु से दूरी क्या होता है, बराबर क्या होता है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए अगला समचतुर का क्षेत्रफल क्या होता है, बराबर 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण। ये देखिए त्रिकोणमिति का परिचय है, त्रिकोणमिति का परिचय, पहले जानते हैं त्रिकोणमिति क्या होता है। देखिए त्रिकोणमिति को जानते हैं, ये तीन शब्दों से मिलकर बना है, त्रि प्लस कोण प्लस मिति, जिसमें त्रि का अर्थ होता है तीन और मिति का अर्थ होता है मापना, अर्थात तीनों कोणों का मापन क्या कहलाता है, त्रिकोणमिति कहलाता है, क्या जी। पहला देखो समकोण त्रिभुज 90 डिग्री का होता है, दूसरा देखो न्यून त्रिभुज 90 डिग्री से छोटा होता है, तीसरा देख लो पॉइंट जो है 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, इसमें इसमें 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में हमको पढ़ना है, साइन कॉसेक कॉस सेक टेन और कॉट। चलिए जानते हैं इनको, क्या होता है, ये जो देख रहे हैं यहाँ पर अगर आपको टेन सी दिया है तो सी पर कौन बन रहा है, तो सी वाला क्या हो जाएगा, पहला वाला जो होगा वो लंब हो जाएगा यानी पी, और उसके बाद देखिए नीचा वाला क्या हो जाएगा ई, देखिए जहां पर एल शेप बनेगा वहां पर 90 डिग्री का निर्माण होगा, अर्थात समकोण, समकोण के बारे में पढ़ना होता है, समकोण और कर्ण यानी एच, कर्ण को ऐसे सूचित करते हैं, और ये कोई चेंज नहीं कर सकता, ये फिक्स होता है बॉस, नो चेंज, नो चेंज, ये फिक्स होगा, और जो बच गया उसको बोलते हैं आधार, ठीक है जी, यानी बी। इसमें अगर टेन ए दे दिया है या कॉट ए दे दिया है, सेक ए दे दिया है, ए पर दिया है तो ए पर कौन बनेगा, कर सामने वाला पी यानी लंब होगा, इसकी इस साइड वाला जो एच तो फिक्स होगा क्योंकि इसके साथ एल बन रहा है तो एक्स एच हो जाएगा फिक्स, कर्ण हो जाएगा फिक्स, तो बचेगा बी यानी आधार, ठीक है जी। लंब को पी बोलते हैं, कर्ण को एच बोलते हैं, जानते हैं, आधार को बी बोलते हैं, और ये जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं थीटा, क्या बोलते हैं, थीटा, ठीक है जी। चलिए कोण को थीटा से सूचित किया जाता है, यानी जो कोण बना उसको किस सूचित किया जाता है, थीटा से, थीटा के सामने वाली भुजा लंब यानी पी होती है, ठीक है जी, थीटा के सामने भुजा क्या होती है, लंब यानी पी होती है। समकोण यानी ये जो होता है समकोण, ये देखिए एल शेप के सामने की भुजा यानी कर्ण एच होता है, ठीक है, ये जो है ये क्या होता है, एच होता है, ठीक है जी। तो आगे बढ़ाते हैं, अगला पॉइंट क्या है, लंब कर्ण के अलावा बचा हुआ जो होता है वो आधार अर्थात बी होता है, आधार अर्थात बी होता है, ठीक है जी। चलिए पी बी कॉमा एच के आधार पर फॉर्मूला देख लेते हैं, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण यानी पी बटा एच, है ना, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब अर्थात एच बटा पी, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण यानी बी बट्टा एच, और सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार बराबर क्या होता है एच बट्टा बी, टेन थीटा लंब बट्टा आधार यानी बी बाई पी, और कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब अर्थात बी बाई पी, ये पी बाई बी होगा, ये बी बाई पी हो जाएगा, ठीक है ना, टेन का पी बाई बी और आधार का बी बाई पी। आपका ट्रिक होता है
लाल कक्का, है ना, ये ट्रिक। और ट्रिक का वीडियो आपको स्पेशली हम बता दिए फॉर्मूला वीडियो में, एक वीडियो में वहां भी देख सकते हैं आप। ठीक है जी, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है जी, और ऐसे होता है लंब बट्टा कर्ण, है ना, आधार बट्टा कर्ण, और लंब बट्टा आधार, इसी का उल्टा कर दीजिए, बन जाएगा सारा। यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, व्युत्क्रम के आधार पर देख लीजिए, साइन थीटा क्या होता है, 1 बट्टा कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा क्या होता है, 1 बट्टा साइन थीटा। ठीक है, कॉस थीटा क्या होता है, 1 बट्टा सेक थीटा। आपको रटना ही पड़ेगा, इस फॉर्मूला को पढ़ना ही पड़ेगा, याद करना ही पड़ेगा, है ना। त्रिकोणमिति से अच्छा खासा क्वेश्चन आते हैं जी। ठीक है, सेक थीटा क्या होता है, 1 बट्टा कॉस थीटा, टेन थीटा क्या होता है, 1 बट्टा कॉट थीटा, और कॉट थीटा क्या होता है, 1 बट्टा टेन थीटा। देखिए वर्ग के आधार पर क्या होता है, वर्ग यानी स्क्वायर, स्क्वायर के आधार पर। ठीक है जी, स्क्वायर के आधार पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, फिर साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ थीटा दे दीजिएगा, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, इसी प्रकार सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर क्या होता है 1, तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो सेक थीटा बराबर बराबर क्या, रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। चलिए आज देख लेते हैं पूरक कोण के आधार पर। ठीक है जी, देखिए पूरक कोण के आधार पर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, टेन 90 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा, और सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। ठीक है जी, देखिए टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा बट्टा में कॉस थीटा, और कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बट्टा में साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपको सवाल बनाने में लगेगा, जरूरत पड़ेगा। ठीक है जी, अब देखिए अनुपात देख लीजिए, अनुपात साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2 होता है, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 का मान √3/2 होता है, साइन 90 का मान 1 होता है, और इसी प्रकार इसका उल्टा हो जाता है। ठीक है ना, ट्रिक बता दिए थे आपको, है ना, ट्रिक वाला वीडियो स्पेशली इसका हम बना चुके हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं। कॉस का क्या होता है, कॉस 0 का मान 1 होता है, कॉस 30 का मान √3/2 होता है, कॉस 45 का मान 1/√2 होता है, कॉस 60 का मान 1/2 होता है, और कॉस 90 का मान कितना होता है जी, 0 होता है। ठीक है, टेन 0 का मान 0 होता है, टेन 30 का मान 1/√3 होता है ना, 1/2 नहीं 1/√3 होता है, और टेन 45 का मान 1 होता है, और टेन 60 का मान √3 होता है, टेन 90 का अप्रभाषित होता है। ठीक है, देखिए कॉट 0 का अप्रभाषित होता है, कॉट 30 का √3 होता है, कॉट 45 का 1 होता है, कॉट 60 का 1/√3 होता है, कॉट 90 का 0 होता है, कॉसेक 0 का अप्रभाषित होता है, कॉसेक 30 का 2 होता है, कॉसेक 45 का √2 होता है, कॉसेक 60 का 2/√3 होता है ना, इसका √2 होता है 45 का, और कॉसेक 90 का 1 होता है, सेक 0 का 1 होता है, सेक 30 का 2 अपॉन में √3 होता है, सेक 45 का √2 होता है, और सेक 60 का 2 होता है, सेक 90 का अप्रभाषित होता है। ठीक है, इसको प्रभाषित करते हैं, समझ गए। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़े। देखिए त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग में ज़्यादा है नहीं कुछ, लेकिन जो कुछ इंपॉर्टेंट है वो बता देते हैं आप। याद रखिए, जो भी आप सवाल बनाइएगा इस फार्मूला को लेने के बाद, इस फार्मूला को पढ़ने के बाद, इसका कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप सभी को आसानी से बना लीजिएगा। ठीक है जी, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़े। त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग, देखिए उन्नयन कोण हमेशा नीचे बनता है, उन्नयन कोण जब भी बनेगा नीचे बनेगा, और अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनेगा। ठीक है, एक बार ऊपर देखेगा और तब अवनमन कोण बनेगा। ठीक है जी, इसको दृष्टि रेखा बोलते हैं। ये यहाँ पर ये जो होता है खम्मा हो सकता है, पहिया, जो भी कुछ रहे, है ना, बांस वगैरह जो भी कुछ रहे, ये होता है। ठीक है जी, पतंग कितने दूरी पे उड़ रहा है, तो दूरी जो होता है बीच का दूरी यही होता है। इसको बोलते हैं पाद या तल, जमीन नीचे बोला होता है, इसको शिखर बोला जाता है। ठीक है, ये बीच की दूरी होती है, समझ में आ गया। इसमें कुछ सूत्र का यानी मान जो प्रयोग होता है वो बता देते हैं। साइन 30 डिग्री लगेगा 1/2, टेन 30 का 1/√3, साइन 45 का 1/√2, टेन 45 का 1, और साइन 60 का √3/2, और टेन 60 का मान √3, और √3 का मान होता है 1.732 होता है। इससे ज़्यादा आपको कुछ इसमें लगेगा नहीं। चलिए 10 में, अब 10 स्टार्ट करते हैं, उससे संबंधित कुछ फॉर्मूला देख लेंगे। 10 अर्थात वृत्त। देखिए वृत्त किसे कहते हैं वो समझ लेते हैं। बिंदुओं का ऐसा समूह जो निश्चित दूरी पर गोलीय पथ पर व्यवस्थित होते हैं उसे वृत्त कहते हैं। जैसे सिक्का, चूड़ी, घड़ी, पहिया, ये सब क्या होता है, वृत्त है। ठीक है, एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लेते हैं, या आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में काम दे देंगे, है ना। एक वृत्त पर अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती है। दूसरा, एक वृत्त पर दो समांतर रेखाएं हो सकती है। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा को उपनिष्ठ बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर होगा स्पर्श बिंदु, जैसे मिलेगा वहाँ पर स्पर्श बिंदु कहते हैं।
त्रिज्या स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, ये वाला जो होता है लंब होती है। देखिए इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट तो है नहीं, कुछ प्रमेय है, दो प्रमेय है जो इंपॉर्टेंट है वो समझ लेते हैं, प्रमेय 1 और प्रमेय 2। प्रमेय 1 देखिए, वृत्त के किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, ये हो गया। त्रिज्या पर क्या होती है? स्पर्श रेखा त्रिज्या पर क्या होती है? लंब होती है। दूसरा प्रमेय 2, बाहरी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है? समान होती है। ये बाहरी बिंदु है, वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की ये जो मापिएगा और ये मापिएगा क्या होती है? समान होती है, चीज को प्रूव करना होता है। ठीक है, चलिए अब कुछ 11 के बातें समझ। इसमें परिरचना में रेखाखंड वाला प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि 3/4 में रेखाखंड दिया हुआ है, इसको बांटिए। गुनी वाला प्रश्न पूछ देगा, 4/5 गुनी दिया हुआ है। वृत्त वाला प्रश्न पूछ देगा, इंपोर्टेंट इसे आप देखते हैं, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल यानी चैप्टर नंबर 12। इसमें हम समझते हैं वृत्त का फॉर्मूला, पहले देख लेते हैं फटाफट कि वृत्त बता दिए थे क्या है ना, गोले पथ व्यवस्थित रहते हैं, समझा चुके हैं आपको वृत्त चैप्टर नंबर 10 में। अब देखिए वृत्त की त्रिज्या को आर से सूचित करते हैं, वृत्त की त्रिज्या किससे सूचित करते हैं? आर से, है ना। और अगर इसका व्यास को डी से, वृत्त का व्यास जो होता है डी बराबर क्या होता है? यहाँ पर डी होगा, डी बराबर हो जाएगा 2r, क्या होता है? 2r। वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर या पाई डी भी होता है, ठीक है। 2r को ही पाई का पाई, देखिए 2r को बोलेंगे डी, तो पाई डी। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 10/7 हो सकता है या 3.14, जो भी दिया रहेगा आपको होगा। वृत्त देखिए ये होता है, इसमें ये केंद्र होता है, ये वृत्त होता है पूरा, ये जो आप देख रहे हैं सारी चीज को बोलते हैं परिधि। आई में यहाँ तक रहेगा तो व्यास हो जाएगा, यहाँ तक रहेगा तो क्या होगा? त्रिज्या होगा, यहाँ तक रहेगा तो, ठीक है। चलिए तनिषा आगे बढ़ते हैं। अर्धवृत्त का जो त्रिज्या होता है d/2 होता है। ये अर्धवृत्त का जो देख लीजिए पिक्चर है, इस तरह से होता है। यहाँ से जो होता है ये आर होता है, ये भी आर होता है, ये 2r हो जाएगा यानी डी के बराबर हो जाएगा। इसको अर्धवृत्त बोलते हैं, देखिए डी के बराबर हो जाएगा, यहाँ पर सो भी कर दिए हैं। तो अर्धवृत्त की त्रिज्या बराबर होता है d/2, क्या होता है? d/2। अर्धवृत्त का व्यास होता है 2r, अर्धवृत्त का परिधि होता है पाई आर प्लस 2r, या इसमें कॉमन लीजिएगा पाई, सॉरी आर लीजिएगा तो पाई प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 पाई स्क्वायर होता है, क्या होता है? 1/2 पाई आर स्क्वायर। अगर देखते हैं त्रिज्य खंड, देखिए इसको बोलते हैं त्रिज्य खंड। ये जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो भाग दिख रहा है, इसको बोलते हैं त्रिज्य खंड, है ना, लघु त्रिज्य खंड, इसी को बोलते हैं त्रिज्य खंड। ये जो बढ़ जाएगा तो इसको बोलेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड, जो बच गया उसको दीर्घ त्रिज्य खंड। यहाँ भी आर होता है, ये भी आर होता है, ठीक है। ये थीटा है, ओ केंद्र वाली वृत्त होता है तो पूछते हैं, ये तो वो है ये। तो लघु त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 गुने पार स्क्वायर, θ/360 पार स्क्वायर। लघु त्रिज्य खंड की लंबाई या यूं कहे परिधि, है ना, या माप कह दें तो θ/360 गुने 2 पाई आर होता है, ठीक है। वही में देख लीजिए दीर्घ त्रिज्य खंड 360 बटा थीटा, दीर्घ त्रिज्य खंड देख लीजिए। देखिए दीर्घ त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जो होता है 360 माइनस थीटा अपॉन में 360 और क्या होता है? पार स्क्वायर होता है। वही दीर्घ त्रिज्य खंड देख लीजिए, इसका परिधि क्या होता है? 360 माइनस थीटा बटा में 360 और 2 पाई आर होता है, ठीक है जी। चलिए अगर देखते हैं वृत्त खंड, θ/360 पार स्क्वायर और माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। इस भाग को वृत्तखंड बोलते हैं। ये देखिए ये पूरा है वृत्त और यहाँ से जो लगा हुआ इसको बोलते हैं वृत्तखंड, ठीक है। दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? पार स्क्वायर माइनस θ/360 पार स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ठीक है। इसमें क्या हुआ? जो है वृत्त में से क्या हुआ? ये घट गया वृत्तखंड, बस वही हो गया दीर्घ वृत्तखंड, ठीक है जी। अगर देखिए वर्ग क्या होता है? वर्ग का परिमाप देखिए 4 गुने भुजा यानी 4a। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? ये जो होता है ये भुजा, ये वर्ग है ना। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2 गुने भुजा यानी √2a। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर यानी a स्क्वायर, योग जो उसका होता है टोटल 360 डिग्री, और ए को ही क्या कहते हैं? भुजा कहते हैं। वलय का क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा कहीं निकालने के लिए, तो क्या होता है? पाई छोटी कोष्ठ के अंदर बड़ा स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, बड़ा स्क्वायर माइनस छोटका आर स्क्वायर, ठीक है जी। समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल देख लीजिए, बराबर क्या होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर, ठीक है भाई साहब। चलिए से आगे बढ़े। आयतन, है ना, इसमें देख लीजिए यानी चैप्टर नंबर 13 यानी 13। घन क्या है? तो पहले घन आपको मिलेगा फॉर्मूला में। घन देखिए, घन का ये होता है डायग्राम। आप देखिए घन किससे कहते हैं वो समझ लीजिए। वर्गाकार सतहों से बनी आकृति घन कहलाता है। इसमें 12 किनारे होते हैं, ठीक है। जैसे किस किस को घन कहेंगे आप? तब पासा जो होता है लीडो वाला, कॉमा चीनी जो होता है चीनी, उसका बर्फ का जो सिल्ली होता है बर्फ,
एक्सेट्रा, ठीक है, ETC। अब देखिए घन की भुजा की लंबाई क्या होता है, ए होता है, क्या होता है, ए होता है। घन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, 6a² होता है। घन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4a² होता है। घन का आयतन a³ बोलते हैं, और घन का विकर्ण क्या होता है, √3, रूट के अंडर 3a होता है, ठीक है जी, समझ में आ गया। घनाभ किसे कहते हैं वो समझिए। 6 आयताकार सतहों से बनी आकृति घनाभ कहलाता है। इसमें भी 12 किनारे होते हैं, जैसे पुस्तक है ना, 12 किनारे होते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हुआ घनाभ का, जैसे पुस्तक, सलाई, बक्सा, कमरा, एक्सेट्रा। घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल जो होता है 2 इंटू लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस लंबाई गुने ऊंचाई होता है, यानी 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH होता है, ठीक है। घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू L प्लस B गुने H होता है। घनाभ का आयतन क्या होता है, LBH होता है, यानी L गुने B गुने H होता है। घनाभ का विकर्ण क्या होता है, √L² प्लस B² प्लस H², जहाँ पर L लंबाई, B चौड़ाई और H ऊंचाई होता है। ये आपको पहले पर में समझा दिए थे हम। अगर देखते हैं बेलन, इसका डायग्राम देख लीजिए, ये वाला जो होता है लंबाई होता है, ये होता है चौड़ाई, ये होता है ऊंचाई, ठीक है। अगर देखते हैं बेलन, दो वृत्ताकार सिराओं वाली लंब वृत्तीय आकृति बेलन कहलाता है, जैसे पाइप, सिक्का, ये सब क्या है, बेलन है, ठीक है। अगर आपको सुनिए, एक बात समझा देते हैं आपको, अगर आपको कहेगा मुड़ा हुआ जो रहता है ना वो वक्र होता है ना, मुड़ा हुआ जैसे भाग रहेगा तो वक्र होगा, जो पूरा तरह ढका नहीं हो। अगर ढका हुआ हो तो कुल आपको निकालना पड़ेगा उसका। अगर खाली मुड़ा हुआ हो, दिख रहा हो इस पार से उस पार, यानी मुड़ा हुआ तो वक्र होगा, अब कुल ढका हुआ तो क्या हो जाएगा, वो कुल हो जाएगा। तब बेलन का वक्र क्षेत्रफल होता है 2πRh, 2πRh। बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2πR इंटू H प्लस R, ठीक है जी, या 2πRH प्लस 2πR²। बेलन का आयतन होता है πr²h, R जहां पर त्रिज्या और H क्या होता है, ऊंचाई होता है। अब देखते हैं शंकु। देखिए शंकु क्या होता है, एक वृत्ताकार सतह वाली जो त्रिभुजाकार लगता है उसे शंकु कहते हैं। इसके एक सिरा नुकीलाकार होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर πr/l होता है, πr/l होता है। जिसमें देखिए एक चीज और देख लीजिए, जिसमें ये वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला और ये वाला दिखता है आपको, ये टोपी जो बर्थडे में टोपी भी होता है, होली में जो टोपी पहनते हैं वही टोपी टाइप का लग रहा है आपको, लग रहा होगा। यहाँ से यहाँ तक R होता है, ये इसका ऊंचाई यानी H होता है, यानी ऊंचाई जो होता है H होता है, और E होता है इसका तिरछी ऊंचाई यानी तिर्यक ऊंचाई L होता है, ठीक है। तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, πr/l, है ना, πr/l। शंकु का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, πr इंटू L प्लस R या πLR प्लस πr²। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 πr²h। शंकु का तिर्यक ऊंचाई क्या होता है, यानी L, तो बराबर क्या होता है, √h² प्लस R² या L² बराबर H² प्लस R², चलेगा। L जहां पर तिर्यक ऊंचाई, H जहां पर तिरछी ऊंचाई, यानी सॉरी L तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई दोनों सेम ही होता है, तिर्यक ऊंचाई हो तिरछी ऊंचाई दोनों सेम ही होता है। R त्रिज्या, H ऊंचाई होता है, ठीक है। अब देखते हैं गोला। वृत्ताकार बंद आकृति को गोला कहलाता है, जो क्रिकेट या फुटबॉल के गेंद आकार का होता है, यानी क्रिकेट का जो गेंद है वो भी क्या हो जाएगा, गोला हो जाएगा, और वो फुटबॉल होता क्या होता है, वो भी आपको क्या हो जाएगा, गोला हो जाएगा। गोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr² होता है, 2πr²। और गोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है। और गोला का आयतन क्या होता है, 4/3πr³ होता है, क्या होता है, 4/3πr³ होता है। आप देख रहे हैं गोला, समझ आ गया। अगला देखते हैं अर्धगोला। देखिए गोलाकार आकृति को उसके व्यास के सिरों से होकर दो भागों में बांटना, यानी अर्धगोला किसे कहते हैं वो समझ लेते हैं। गोलाकार आकृति को उसके व्यास से सिरों से होकर दो भागों में बांटने पर बनी आकृति अर्धगोला कहलाता है। जैसे प्याली, कटोरा, ये जो है गोला, उसके बीच से क्या किए, बांट दिए दो भाग में, तो क्या कहलाएगा, अर्धगोला कहलाएगा। यानी प्याली आप टाइप का जो जिसमें दूध नहीं खाते हैं वो क्या होता है, अर्धगोले होता है। अर्धगोला जैसे सब्जी वगैरह खाते हैं, तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr² होता है। यहाँ पर जो होता है R होता है, ये पूरा D होता है, समझ ही गए आप। तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 2πr² होता है। अर्धगोला का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, 3πr² होता है, क्या होता है, 3πr² होता है। अर्धगोला का आयतन तो 2/3πr³ होता है, 2/3πr³ होता है, ठीक है जी। चलिए अगला देखते हैं छिन्नक। देखिए छिन्नक क्या होता है, छिन्नक का मतलब होता है बाल्टी, है ना। जो छिन्नक में शंकु के आकार का होता है, शंकु लगल होता है, शंकु को काट के जब फेंक दीजिएगा ऊपर वाला भाग को, तो जे बचेगा ओकरे कहते हैं छिन्नक, ठीक है। शंकु उसको काट के हटा दीजिएगा, इसमें जो शंकु लगा मान शंकु लगा हुआ है इसमें,
देखिए आ देते हैं छिन्नक। छिन्नक क्या होता है कि नहीं समझते हैं। आ देते हैं छिन्नक। छिन्नक क्या होता है कि नहीं समझते हैं। देखिए अगर शंकु इसमें लगा होगा, शंकु को काट के हटा दीजिएगा, जो बचेगा वो क्या कहते हैं छिन्नक। यानी छिन्नक जो होता है बाल्टी के आकार का होता है। एक आकार यानी शंकु आकार की आकृति के नुकीलाकार भाग को हटा देने पर बनी गिलास या बाल्टी आकार की आकृति छिन्नक कहलाता है। छिन्नक का कुछ प्रतिशत क्या होता है, या आपको है ना अंतिम 13 लेसन का जो अंतिम चैप्टर उसमें आपको काम दे देगा। ठीक है जी। पाई एल आर प्लस पाई बड़का आर स्क्वायर प्लस पाई छोटका आर स्क्वायर। यहाँ पर R1 R2 भी कर सकते हैं आप, लेकिन अच्छा रहेगा बड़का स्क्वायर प्लस छोटका आर स्क्वायर कर दीजिएगा। ठीक है जी। छिन्नक का वक्र प्रतिशत क्या होता है, पाई एल इंटू आर प्लस आर। जब ढका रहेगा तो कुल लगेगा, खाली रहेगा तो वक्र लगेगा। छिन्नक आयतन क्या होता है, 1/3 पाई एच इंटू बड़का आर स्क्वायर प्लस छोटका आर स्क्वायर प्लस बड़का आर इंटू छोटका आर। छिन्नक अतिरिक्त ऊंचाई यानी एल क्या होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर माइनस आर का होल स्क्वायर। ठीक है जी। चलिए अब देखते हैं सांख्यिकी। ठीक है जी। सांख्यिकी यानी सांख्यिकी में आपको सबसे इंपॉर्टेंट होता है माध्य, और माध्य ज्ञात करने का 3 गो विधि है। प्रत्यक्ष विधि माध्य, कल्पित विधि माध्य और पग विचलन विधि माध्य। प्रत्यक्ष विधि क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स बटा में सिग्मा एफ, सबसे ज्यादा इसी का यूज होता है। सिग्मा आप यूज भी करते हैं, तो जिस इसको क्या पढ़ते हैं सिग्मा। एफ मतलब बारंबारता, एक्स मतलब वर्गची यानी आंकड़े। ठीक है। कल्पित विधि ए बराबर सॉरी ए प्लस विद्यमान माध्य के बराबर क्या होता है, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा में सिग्मा एफ, जहां ए बराबर एक्स का मध्य मान या माध्यक। जो एक्स होगा ना उसका बीज का जब मान आएगा, यानी वर्गची का बीज का मान है ना, वही कहलाएगा माध्य ए अर्थात ए। ठीक है। डी बराबर क्या होता है, डी निकालिएगा तो डी का सूत्र होता है एक्स माइनस ए, यानी बीच में जो होगा निकालिएगा ए, उसमें से घटाते जाइए वर्गची में से, है ना। अगर सम हो सब भी तो ये जो होगा न्यूनतम होगा, यानी कम वाला होगा। ठीक है। आ देते हैं पग विचलन विधि माध्यम। ठीक है जी। देखिए पग विचलन विधि माध्य क्या होता है, ए बराबर सिग्मा एफ यू बटा में सिग्मा एफ गुने एच, जहां पर एच वर्ग माप या वर्ग अंतराल है, और यू बराबर एक्स माइनस ए बटा में एच या यू बराबर डी बटा एच होगा। ठीक है। ये सवाल आप पढ़े होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा। अब माध्यक देख लीजिए। अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्यक बराबर होता है n+1 बटा में 2 विमान जब n क्या हो, n विषम हो। ठीक है। अभी बराबर माध्य बराबर n बटा में 2 प्लस n बटा में 2 और प्लस 1 विमान भागा 2, जहां पर n क्या हो, सम हो। देखिए इसका इंपोर्टेंट होता है, इससे जो पड़ता है वो 9th में पढ़ता था, इससे जो पड़ेगा ज्यादा आपको। वर्गीकृत आंकड़ों के लिए देखिए माध्य, जहां से पहले देख लीजिए कि फॉर्मूला क्या होता है माध्यक बराबर l प्लस n बटा 2 माइनस सी एफ बटा में f गुने एच। l माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, n बारंबारताओं का योग या प्रक्षणों का योग कह दीजिए, सी एफ जो माध्यक वर्ग की ठीक पहले की संचय बारंबारता, f माध्यक वर्ग की बारंबारता, h क्या वर्ग माप या वर्ग अंतराल होता है। ठीक है। आप अगर चाहते हैं इससे भी शॉर्ट वीडियो तो क्लास 10th का मैथ का फॉर्मूला हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है, आप वहां से देख सकते हैं इसका शॉर्ट वीडियो भी। मतलब 1 से लेकर 101 तक फॉर्मूला है उसमें, 1 से 15 चैप्टर तक का। ठीक है जी। आ देते हैं बहुलक। देखिए बहुलक क्या होता है, अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए है ना, अवर्गीकृत के लिए बहुलक क्या होता है, बहुलक बराबर जिसकी बारंबारता अधिक हो, जो बेसी बार आया हो, जैसे 4, 6, 4, 6, 4, 7, 4, 8, इसमें बेसी बार क्या आया 4, तो उसका क्या होगा बहुलक 4 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद होता है क्या, वर्गीकृत के लिए क्या होता है बहुलक देख लीजिए, l प्लस f1 माइनस f0 बटा में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुने h, जहां पर l बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, f1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, f0 बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, f2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता, और h क्या होता है वर्ग माप या वर्ग अंतराल होता है। जब तक ये सवाल बनाइएगा नहीं इस पर तब तक आपको ये क्लियर होगा नहीं। ठीक है जी। चलिए माध्यक बहुलक और माध्यक में क्या संबंध है, 3 गुने माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 गुने माध्य। ये फॉर्मूला आपको ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। आगे देखिए मिलानची, ये ऑब्जेक्टिव होता है, अगर 1 का रहेगा तो i, 2 का रहेगा तो डबल i, 3 रोमन में जैसे होता है 3, 4 का ऐसे 5, तो अगर 5 दे दिया आपको, 5 का रहा है तो 1 2 3 4 ऐसे कर दीजिए 5। ठीक है। 6 देख लीजिए, 7 8 9 10 भी देख लीजिए, डबल कटा हुआ है यानी तो 10 हो गया। ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम अब देखते हैं प्रयक्ता चैप्टर नंबर 15, ये आखिरी होगा। प्रयक्ता, प्रयक्ता का मतलब होता है संभावना। क्या होता है,
संभावना, अनुमान कह सकते हैं आप। आपको बता दें प्रयेक्ता यानी प्रोबेबिलिटी। देख लीजिए, प्रयेक्ता बराबर क्या होता है, अभिप्रयोगों की संख्या बटा में कुल संख्या। संभव घटना की प्रयेक्ता कितने होता है, एक होता है, ये बात याद रखिएगा। असंभव घटना की प्रयेक्ता कितने होता है, जीरो होता है। असंभव घटना की प्रयेक्ता कितने होता है, जीरो होता है। इसका फॉर्मूला होता है पीई प्लस पीई नहीं बराबर एक, पी हाँ प्लस पी नहीं बराबर एक, जहां ई घटना की प्रयेक्ता, ई नहीं घटने की प्रयेक्ता। ठीक है, जीरो जो होता है बराबर होता है पीई के और इसके बराबर होता है एक। किसी भी घटना की प्रयेक्ता ऋणात्मक या एक से अधिक नहीं होती है। जैसे क्या ये होगा ना, नहीं होगा ये, क्योंकि माइनस में है। दूसरा एक से बेसी ये भी नहीं होगा। ई हाँ होगा। क्लियर है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ओ देखिए, जैसे ये होगा, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, माइनस में है, ये एक से बेसी है, और ये क्या है, एक से कम है, ये होगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ये ताश के बारे में समझते हैं थोड़ा। ताश में कुल 52 पत्ते होते हैं, जिसमें हुकुम यानी काला रंग का सिया जिसको बोलते हैं 13 होते हैं। इस तरह का सिंबल होता है इक्का, बादशाह, बेगम और गुलमा। ये होता है 3, जिसमें फेसकर 12 होते हैं, 3 समय समय होता है। जैसे ये वाला फेसकर मतलब चेहरा वाला पत्ती, वो 3 होते हैं सब में। ठीक है, और बाकी बाद इक्का, और उसके बाद कितना से, एक से लेके यानी दहला, नहला, अट्ठा, सत्ता, 6, 5, 4, 3 और दुग्गी जो होता है, इस तरह से होता है सरापति। उसके बाद देखिए चिड़िया, जिसको चिड़ी बोलते हैं, काला रंग का होता है 13, इसमें भी होता है, इस तरह सिंबल होता है इसका। 13 के साथ में इक्का, बादशाह, बेगम और गुलमा रहता है। ठीक है, पान यानी लाल रंग का लाल पान, इस तरह से सिंबल होता है। उसको होता है ईट का लाल, जैसे ठिकरी बोलते हैं, इस तरह से सिंबल होता है उसका। ठीक है जी, इसमें भी वही होता है। इक्का की संख्या पूछेगा तो 4 होगा। ठीक है, ये स्पेशल वीडियो हम बना चुके हैं, वो भी देख लीजिएगा आप। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए 8 सिक्कों में 2 सतह होते हैं। सिक्कों में कितने सतह होते हैं, 2 सिक्के होते हैं। सिक्कों में कितने सतह होते हैं, 2 होते हैं। हेड कमा टेल, हेड मतलब यानी चित, टेल यानी पॉट। ठीक है, अगर एक 2 पासा को फेंका जाएगा, सॉरी 2 सिक्का को फेंका जाएगा तो 4 प्रयेक्ता आएंगे। ठीक है, 4 पॉसिबिलिटी आएंगे, 4 संभावना होगा। ठीक है जी, नमा पासा, पासा में क्या 1 से 6 तक अंक अंकित रहते हैं। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये फॉर्मूला यहीं पर समाप्त हो गया। अगर आप चाहते हैं पूर्ण कितना से स्टार्ट होता है तो जानते हैं, 0 से स्टार्ट होता है, सम संख्या 2 से होता है, विषम संख्या 1 से होता है। इस सबका एक स्पेशल वीडियो भी बना दिया जाएगा। कैसा लगे वीडियो गाइज, अच्छा को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो गाइज, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है जी, चलिए बाय।